तारीख थी 27 नवंबर 2017। दोपहर का वक्त था। हैदराबाद के प्रसिद्ध DRDO अपोलो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में अचानक एक महिला घबराई हुई हालत में पहुंची। उसके साथ एक आदमी था जो बुरी तरह झुलसा हुआ था। उस आदमी का चेहरा और कंधों का हिस्सा किसी तेजाब जैसी चीज से गंभीर रूप से जला हुआ था। हालत इतनी खराब थी कि उसका चेहरा पहचान पाना लगभग असंभव लग रहा था। महिला ने बिना समय गवाए उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। उसने अपना नाम स्वाति रेड्डी बताया और मरीज का नाम सुधाकर रेड्डी लिखवाया। स्वाति ने डॉक्टरों और परिवार वालों को बताया कि वह और उसका पति घर से बाहर निकले थे। तभी कुछ बदमाशों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। उसने दावा किया कि हमलावरों ने उसके पति पर तेजाब फेंक दिया। ये सुनते ही परिवार सदमे में टूट गया। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर सुधाकर की किसी से ऐसी दुश्मनी क्यों हो सकती थी। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ समय बाद राहत की खबर आई कि मरीज अब खतरे से बाहर है। इसके बाद सुधाकर से मिलने की अनुमति भी दे दी गई। सुधाकर का पूरा चेहरा हमेशा पट्टियों में ढका रहता था। उसकी हालत ऐसी थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था। शुरुआत में डॉक्टरों ने उसे सिर्फ तरल खाना ही देना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। कुछ दिनों बाद वो हल्का फुल्का बोलने भी लगा। डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि चेहरे को पहले जैसा बनाने के लिए आगे चलकर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। सुधाकर की माँ रोज उसके लिए घर का बना खाना लेकर अस्पताल आती थी। वो अपने बेटे की पसंद नापसंद सब जानती थी। एक दिन वो बड़े प्यार से सुधाकर की सबसे पसंदीदा चीज मटन सूप बनाकर लाई। माँ के चेहरे पर खुशी थी। उसने प्यार से सूप उसके सामने रखा, लेकिन अचानक सुधाकर ने उसे पीने से साफ मना कर दिया। माँ को गहरा झटका लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसका बेटा अपनी पसंदीदा चीज को कैसे खा सकता है। सुधाकर ने एक घूंट तक नहीं लिया। वहीं पास में उसका छोटा भाई खड़ा था और सब देख रहा था। उसे ये बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि सुधाकर को मटन सूप इतना पसंद था कि पेट भरा होने के बावजूद वो कभी मना नहीं करता था। लेकिन आज उसका व्यवहार ऐसा था जैसे उसने मटन सूप कभी देखा ही नहीं हो। धीरे धीरे सुधाकर की हालत बेहतर होने लगी और वो चलने फिरने लगा। लेकिन एक दिन जब छोटे भाई ने उसे अस्पताल के गलियारे में चलते देखा तो वो अंदर से हिल गया, क्योंकि सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसका चलने का तरीका भी बदल चुका था। उसकी आवाज, बोलने का अंदाज और बात करने का तरीका सब कुछ पहले से अलग लग रहा था। पहले सुधाकर अपने भाई के साथ हंसी मजाक करता था, बातें करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल चुप रहता, गंभीर रहता और किसी अजनबी की तरह बर्ताव करता। छोटे भाई को अब साफ महसूस होने लगा था कि सामने खड़ा इंसान सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी पूरी तरह बदल चुका है, जैसे वो उसका बड़ा भाई हो ही नहीं। यहीं से इस कहानी में शक की पहली दरार पड़ती है। एक ऐसी दरार जो आगे चलकर एक चौंकाने वाले सच की ओर ले जाती है। छोटे भाई ने एक और अजीब बात नोटिस की। जब भी अस्पताल में कोई रिश्तेदार सुधाकर से मिलने आता तो वो ऐसे मिलता जैसे उन्हें पहली बार देख रहा हो। उसकी आंखों में पहचान नहीं थी, अपनापन नहीं था और सबसे हैरानी की बात, एसिड अटैक 27 नवंबर को हुआ था। इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस एक बार भी अस्पताल नहीं आई। ये बात छोटे भाई को अंदर ही अंदर बेचैन करने लगी। आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस क्यों नहीं आई? क्या कुछ छिपाया जा रहा था? दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में एक दिन छोटा भाई खुद लोकल पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसके मन में बेचैनी थी और सवालों का तूफान। उसने पुलिस से कहा कि उसके बड़े भाई पर अलग है, कुछ ऐसा जिसे सुलझाने में असली मजा आएगा। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं खुद इस केस की जांच करूंगा, लेकिन बहुत चुपचाप, किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब जांच का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक था, क्या अस्पताल में मौजूद आदमी सच में सुधाकर रेड्डी है या फिर कोई और जो उसकी जगह लेने आया है। सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसकी पत्नी स्वाति उसे ही अपना पति मान रही थी। उसे कोई शक नहीं था, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा उसकी देखभाल कर रही थी। DNA टेस्ट करवाना इतना आसान नहीं था। उसके लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट की अनुमति चाहिए थी। ऐसे में पुलिस को एक दूसरा रास्ता सूझा, फिंगरप्रिंट मैचिंग। छोटे भाई की मदद से पुलिस ने किसी तरह अस्पताल में भर्ती उस आदमी के फिंगरप्रिंट ले लिए। फिर असली सुधाकर रेड्डी के आधार कार्ड रिकॉर्ड से फिंगरप्रिंट निकाले गए। जब दोनों की तुलना की गई तो नतीजा चौंकाने वाला था। दोनों फिंगरप्रिंट्स का आपस में
कोई मेल नहीं था। ये साफ हो चुका था कि अस्पताल में मौजूद आदमी सुधाकर रेड्डी नहीं था। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि ये कोई साधारण हमला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खेल था। इसके बाद पुलिस ने बिना किसी शक के स्वाति को पूछताछ के लिए बुलाया। स्वाति ने वही पुरानी कहानी दोहरा दी। हमला हुआ, बदमाश आए, तेजाब फेंका। लेकिन इस बार पुलिस के सवाल और भी गहरे और तीखे होते जा रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस ने असली सुधाकर की मां से भी अलग से बातचीत शुरू की। मां ने बताया कि उन्होंने 26 नवंबर को अपने बेटे को कॉल किया था। उस वक्त सुधाकर घर से बाहर था। थोड़ी बातचीत हुई और उसने कहा, मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ, थोड़ी देर में वापस कॉल करता हूँ। लेकिन इसके बाद उसका कोई फोन नहीं आया, कोई खबर नहीं मिली। इधर स्वाति ने पुलिस को एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाई। उसके मुताबिक वो और सुधाकर घर से बाहर निकले थे और रास्ते में एक सुनसान जगह पर कुछ बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने मां के बयान से इसे मिलाया तो दोनों कहानियों में साफ फर्क नजर आया। यहीं से पुलिस का शक और गहरा हो गया। धीरे धीरे पुलिस ने स्वाति से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। उसे बार बार थाने बुलाया जाता, रोज नए सवाल पूछे जाते। स्वाति ऐसी दबाव भरी पूछताछ की आदी नहीं थी। दिन ब दिन दबाव बढ़ता गया और आखिरकार एक दिन वो टूट गई। उसने रोते हुए कबूल कर लिया, सुधाकर अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनते ही पुलिस भी सन्न रह गई। इसके बाद स्वाति ने जो पूरी कहानी बताई उसने सबको चौंका दिया। स्वाति एक नर्स थी और एक अच्छे अस्पताल में काम करती थी। वहीं सुधाकर रेड्डी एक कंपनी में मैनेजर था। दोनों की शादी 2014 में हुई थी। शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी हुए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, काम भी अच्छा, रिश्ता भी ठीक। लेकिन बच्चों के जन्म के बाद स्वाति की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी कमर और घुटनों में लगातार दर्द रहता, चलना बैठना मुश्किल हो गया। सुधाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी की सलाह दी। फिजियोथेरेपिस्ट का नाम था राजेश रेड्डी। शुरुआत में सुधाकर खुद स्वाति को इलाज के लिए ले जाता था, लेकिन कुछ समय बाद स्वाति अकेले जाने लगी। धीरे धीरे इलाज के दौरान स्वाति और राजेश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। कभी कभी राजेश उसे घर तक छोड़ने भी आने लगा। फिर जब सुधाकर घर पर नहीं होता तो स्वाति राजेश को घर बुलाने लगी। इलाज का रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि स्वाति पहले से शादीशुदा थी। उसके 2 बच्चे थे। तलाक लेना आसान नहीं था, न प्रॉपर्टी मिलती और समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, बच्चों का क्या होगा। इन सवालों ने स्वाति को अंदर से डरा दिया। इसी बीच एक दिन गहरी नहीं और सुधाकर के शव को उसमें डाल दिया। फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, दोनों वापस घर लौट आए। अब अगला कदम था सबसे खतरनाक। प्लान के मुताबिक राजेश को ही सुधाकर बनकर जीना था और इसके लिए उसका चेहरा भी बदलना जरूरी था। स्वाति ने तय किया कि राजेश का चेहरा तेजाब से जलाया जाएगा ताकि बाद में प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उसे सुधाकर जैसा दिखाया जा सके। शुरुआत में राजेश बुरी तरह घबरा गया। उसने साफ मना कर दिया, मैं खुद को कैसे जला सकता हूँ। लेकिन स्वाति ने उसे समझाया, बहलाया और आखिरकार मना लिया। स्वाति ने जानबूझकर पूरा चेहरा नहीं जलवाया, सिर्फ करीब 30% हिस्सा जलाया गया ताकि सर्जरी आसान हो और किसी को ज्यादा शक भी ना हो। दोपहर होते ही स्वाति ने परिवार को फोन किया और रोते हुए बताया, सुधाकर पर एसिड फेंक दिया गया है, मैं उसे लेकर अस्पताल जा रही हूँ। इसके बाद वो राजेश को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। सब कुछ लगभग प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर एक छोटी सी चीज ने पूरे प्लान को तबाह कर दिया, मटन सूप। सुधाकर की माँ अपने बेटे की पसंदीदा चीज मटन सूप बनाकर लाई, लेकिन अस्पताल के बेड पर पड़ा आदमी उसने पीने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल सच्चाई ये थी, राजेश शुद्ध शाकाहारी था और सुधाकर नॉनवेज खाने का शौकीन। राजेश अपने चेहरे को जलाने के लिए